एपिसोड थोड़ा डिले हो गया था, बाकी अल्टरनेट एपिसोड हम लोग देते रहेंगे, कोई ना कोई एपिसोड हम लोग हर दिन दे रहे हैं और कंप्लीट सीरीज़ कर देंगे हम लोग बहुत जल्दी। आप लोग मेंबरशिप के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9140167849। आपको पोस्ट में मिल जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। कुछ सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ हो गई हैं, वो भी आपको कंप्लीट सीरीज़ तुरंत मिल जाएंगी। कुछ ऑन गोइंग है जो कि 600 रुपये की आप मेंबरशिप लोगे उसमें मिल जाएगी, और कुछ नई सीरीज़ हैं 3-4, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, आप मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लिंक्स। बाकी हम लोग एपिसोड देते रहेंगे अल्टरनेट एपिसोड्स को, और यूट्यूब पे भी हम लोग कंप्लीट स्टोरीज डालेंगे, एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएंगी सारी स्टोरीज। और कुछ नई सीरीज़ के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। फायर स्टारफील्ड हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म अब खुलने वाला था। यह एक ऐसा बड़ा आयोजन था जो पूरे स्टार सिस्टम को हिला सकता था। यहाँ तक कि जो पुराने एकांतवासी वर्षों से छिपकर रह रहे थे उन्हें भी इस घटना की खबर मिल गई। विभिन्न बड़े संप्रदायों और शक्तियों के सीधे उत्तराधिकारी एक एक करके हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म की ओर रवाना होने लगे। अब हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म पूरी तरह खुलने वाला था। इसे युवा पीढ़ी की पहली बड़ी प्रतिस्पर्धा कहा जा सकता था। पहले शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस बार मामला अलग था। हालांकि सच बहुत कम लोग जानते थे। पहले सभी प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न शक्तिशाली गुटों द्वारा विशेष प्रशिक्षण और संसाधन दिए गए थे। कुछ प्राचीन एकांतवासी तो इन प्रतिभाओं को अपना बंद शिष्य तक बना लेते थे। और अब इस युग का पहला वास्तविक मुकाबला आखिरकार आने वाला था। अब देखा जाएगा कि इस दौर का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली कौन है। इस बार हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म बोधा टेम्पल और रामपुर पवेलियन के बीच खुलेगा। ट्रेजर पवेलियन। लव का चेहरा ठंडा और गंभीर था। उसके शरीर से रक्त ऊर्जा उमड़ रही थी जिससे वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। दूर से देखने पर वह एक ऐसी विशाल पर्वत चोटी जैसा लगता था जिसे पार करना असंभव हो। उसकी मौजूदगी ही लोगों पर भारी दबाव डाल रही थी। लव के पीछे ट्रेजर पवेलियन के कई जीनियस और प्रतिभाशाली युवा खड़े थे। इस शक्तिशाली गुट की युवा पीढ़ी लव को अपना नेता मानती थी। चलते हैं, ट्रेजर पवेलियन के बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। जी, सब ने एक साथ जवाब दिया और फिर टेलीपोर्टेशन अरे की ओर बढ़ गए। रेल्म ऑफ लाइट। अब सभी लोग पूरी तरह तैयार थे। तन्वी शेरा की पीठ पर बैठी हुई थी और बेहद खुश दिखाई दे रही थी। वो सबसे आगे खड़ी थी और उसके चेहरे की मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। इतनी खुश होने की क्या बात है? उसके पास खड़ी जानवी ने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कार भरे अंदाज में कहा। मेरा मन है खुश होने का, तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पिछली बार आरव से मिलने के बाद तन्वी खुद को जानवी की बहुत आभारी महसूस कर रही थी। हालांकि जानवी को खुद नहीं पता था कि उसने आखिर किया क्या है। हून जानवी को लग रहा था कि तन्वी कुछ अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन उसे कारण समझ नहीं आ रहा था। रेल्म ऑफ लाइट के बाकी दानव भी पूरी तरह तैयार थे। इस गुट में कई प्रतिभाशाली युवा थे और उनमें से कुछ की ताकत तन्वी से कम नहीं थी। आखिर कुछ लोग तन्वी से भी ज्यादा समय तक साधना कर चुके थे और हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने योग्य थे। रवाना हो जाओ। कई बुजुर्गों के नेतृत्व में रेल्म ऑफ लाइट भी वहां से निकल पड़ा और टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म की ओर चला गया। स्पार्कल पवेलियन, क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ। ठीक है, फिर। असल में स्पार्कल पवेलियन को हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म में ज्यादा रुचि नहीं थी। आखिर यह गुट मुख्य रूप से एल्कमी, वेपन क्राफ्टिंग और मैजिक एरेस पर ध्यान देता था। उन्हें शक्ति संघर्षों में खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अपने शिष्यों को अनुभव दिलाना बुरी बात भी नहीं थी। और जिन उम्मीदवारों का पहले चयन हो चुका था, सुनैना और चांदनी ने जिद करके भाग लेने का फैसला किया। इससे स्पार्कल पवेलियन के उच्च अधिकारी भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों आखिर करना क्या चाहती हैं। लेकिन अंत में उच्च अधिकारियों ने अनुमति दे दी। रवि और राजन भी स्वाभाविक रूप से साथ जाने वाले थे। अब राजन ने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया था। वह हाल ही में एकांत साधना से बाहर निकला था और उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी। स्पार्कल पवेलियन की टीम भी हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म की ओर रवाना हो गई। माउंट सैंड।
पहले हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म के कोटे को लेकर यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई थी। आखिरकार नैना समृद्धि और क्रिम्सन लेडी चुने गए। केवल आराध्य पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी और असफल हो गई। उसे सेंटर्स पीक पर ही रुकना पड़ा और वह वहां नहीं जा सकी। हालांकि उन सबको ये जगह अजीब लग रही थी और वे सीक्रेट रेल्म को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। शायद उनकी शुरुआती भावना सही थी, मानवों के बीच शाही परिवार एक बेहद शक्तिशाली ताकत था। टेंगर, याद रखना, अपनी बहन की बात मानना समझे। टेंगर, अपनी बहन के लिए बोझ मत बनना समझे। जस्सी, तुम्हें अपने छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझी? समझ गई। जैस्मिन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा युद्ध की भावना से भरा हुआ था और उसकी आंखों में छिपी हुई उग्रता साफ दिखाई दे रही थी। जी, सुरेश ने बेबस होकर सिर हिलाया। उसे बेहद लाचारी महसूस हो रही थी। क्या वो सच में इतना अविश्वसनीय था? क्या इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत थी? लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यादव फैमिली भी सीक्रेट रेल्म की ओर रवाना हो गया। एंशंट बार्बेरियन ट्राइब्स, हेवनली ओवरलॉर्ड और कई प्राचीन बार्बेरियन प्रतिभाएं युद्ध भावना से भरी हुई थीं। इस बार मैं उसे सीक्रेट रेल्म में मार डालूंगा। रौनक की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी, खासकर उसका शरीर। अब उसे पूरा विश्वास था कि वह लव को दबा सकता है। रवाना हो जाओ। एंशंट बार्बेरियन ट्राइब भी चल पड़ा। ड्रैगन पैलेस, ये शक्तिशाली दानव जाति अनगिनत मजबूत योद्धाओं से भरी हुई थी। उनकी युवा पीढ़ी में भी कई असाधारण प्रतिभाएं उभर रही थीं। काले वस्त्र पहने नूर हवा में लहराते कब्जों के साथ खड़ा था। उसकी आभा किसी प्राचीन दैत्य पशु जैसी भयावह थी। चलो, नूर ने गहरी आवाज में कहा। ड्रैगन पैलेस में तो कुछ साधारण बुजुर्ग भी उसके सामने सम्मान से झुक जाते थे। स्वॉर्ड सेक्ट, बाउंडलेस पैलेस और हार्ट ओपनिंग सेक्ट जैसी शक्तियों के प्रतिभाशाली जीनियस भी सीक्रेट रेल्म की ओर रवाना हो गए। इस बार हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म का मुकाबला निस्संदेह बेहद भयंकर होने वाला था। प्रोडिजीज सीक्रेट रेल्म। इस समय दो भव्य महल तारों भरे आकाश में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक था बौद्ध टेम्पल, दूसरा था रामपुर पवेलियन। इन दोनों शक्तियों का इतिहास बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में इनके असली मूल को जानते थे। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली गुटों के उच्च अधिकारी भी इनके पीछे छिपे रहस्यों से अनजान थे। दोनों महल आकर बीच के एक स्थान पर रुक गए। बौद्ध टेम्पल के पेट्रियार्क व बूढ़े भिक्षु प्रकट हुए। उनके शरीर से पवित्र बौद्ध प्रकाश निकल रहा था और उनकी आभा शांत तथा दिव्य थी। युवा भिक्षु विवान उनके पीछे खड़ा था। रामपुर पवेलियन के पेट्रियार्क भी सामने आए। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद थे। उनका चेहरा गंभीर और भावहीन था। उनके शरीर के चारों ओर धुंधली रोशनी फैली हुई थी जो आकाश और धरती को प्रकाशित कर रही थी। उनकी आभा बोधा टेम्पल के पेट्रियार्क से बिल्कुल कम नहीं थी। इन दो महान शक्तियों के सर्वोच्च विशेषज्ञों के प्रकट होते ही आसपास के सैकड़ों और हजारों ग्रहों ने एक भयावह दबाव महसूस किया। बहुत समय हो गया तुम बूढ़े गंजे भिक्षु, रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क ने व्यंग्य से कहा। उनका पहले वाला गंभीर और ऊंचा व्यवहार पूरी तरह गायब था। अमिताभ, तुम अब भी पहले जैसे ही हो। बौद्ध टेम्पल के बूढ़े पेट्रियार्क ने सिर हिलाया और फिर आंखों के कोने से विवान की ओर देखा। विवान तुरंत समझ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अरे बूढ़े कमीने, किसे गंजा भिक्षु कह रहे हो? छोटे गंजे भिक्षु, तुझे क्या मतलब? रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क ने गुस्से में कहा। ओहो, तुम बुद्ध को गंजा कहने की हिम्मत करते हो? क्या कुछ बाल होने से खुद को महान समझते हो? अगर मैं चाहूं तो कभी भी लंबे बाल उगा सकता हूं और वो तुम्हारे बालों से भी ज्यादा काले होंगे। बूढ़े आदमी, पूरे सिर पर सफेद बाल लेकर घूम रहे हो। इससे अच्छा सिर मुंडवाकर मेरे बौद्धा टेम्पल में आ जाओ। मैं तुम्हें अपना शिष्य या पोता शिष्य बना लूंगा। विवान ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। उसकी जुबान बेहद तीखी थी। तुम छोटे गंजे भिक्षु और तुम बूढ़े गंजे भिक्षु, तुम लोगों ने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क ने गरजते हुए कहा। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है बुद्ध तुमसे डरता है? सीनियर ब्रदर, इसे पकड़ लो। विवान पीछे हट गया और हाथ हिलाया। बूढ़े भिक्षु के चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अमिताभ, मेरा जूनियर ब्रदर अभी छोटा है, कृपया क्रोधित मत होइए। तुम बूढ़े गंजे भिक्षु। रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क का गुस्सा और बढ़ गया। वह साफ देख सकता था कि यह सब बूढ़े भिक्षु की चाल थी, लेकिन वह बेबस था। ही, आओ बूढ़े कमीने, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? विवान लगातार व्यंग्य करता रहा।
रामपुर पवेलियन का बूढ़ा पेट्रियार्क इतना क्रोधित हो गया कि लगभग पागल होने लगा, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। विवान की वरिष्ठता वास्तव में बहुत ऊंची थी। वह उसी पीढ़ी का था। अगर कोई और जूनियर होता तो चाहे वह उसे सार्वजनिक रूप से मार भी देता, बोधा टेम्पल कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन विवान अलग था। उसे मारना लगभग असंभव था। इसके पीछे का रहस्य केवल वही जानता था। रुको छोटे गंजे भिक्षु, सीक्रेट रेल्म में रजत तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेगा, रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क ने क्रोध से कहा। हाँ, क्या मैं उससे डरता हूँ? विवान ने तिरस्कार से हंसते हुए बूढ़े भिक्षु का वस्त्र खींचा। सीनियर ब्रदर, मैं नहीं जा रहा। बूढ़े भिक्षु चुप रहे। रामपुर पवेलियन का पेट्रियार्क भी कुछ नहीं बोला। नहीं, बूढ़े भिक्षु ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। तुम कितने निर्दयी हो, मैंने तुम्हारे लिए आवाज उठाई थी, विवान गुस्से से चिल्लाया। चिंता मत करो, रजत तुम्हें नहीं मारेगा, बूढ़े भिक्षु ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मार पड़ेगी तो दर्द होगा ना, विवान ने तुरंत जवाब दिया। दर्द भी मन को मजबूत बनाता है, बूढ़े भिक्षु ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें, विवान बेहद असंतुष्ट था और बूढ़े भिक्षु से बहस करने लगा, लेकिन बूढ़े भिक्षु का कोई इरादा बदलने का नहीं था। विवान को हर हाल में सीक्रेट रेल्म में जाना ही था। आखिरकार विवान समझ गया कि वह बच नहीं सकता और मजबूरी में मान गया। ठीक है बूढ़े गंजे भिक्षु, अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी काम शुरू करो, रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क ने नाराज होकर कहा। अमिताभ, बूढ़े भिक्षु ने धर्म नाम का जाप किया। रामपुर पवेलियन के पेट्रियार्क के हाथ में एक कॉपर कॉइन स्वॉर्ड प्रकट हुई, वहीं बूढ़े भिक्षु के हाथ में प्रेयर बीड्स दिखाई दिए। ये दोनों वस्तुएं देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थीं, लेकिन जैसे ही दोनों ने मंत्रों का जाप शुरू किया, कॉपर कॉइन स्वॉर्ड और प्रेयर बीड्स से नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। दोनों के बीच की शून्य जगह अचानक फट गई। वहां एक दरार उभर आई जिसके भीतर रंगीन प्रकाश चमक रहा था और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। शुरू करो। ठीक है, रामपुर पवेलियन के पेट्रियार्क और बूढ़े भिक्षु अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए उस दरार को स्थिर करने लगे। धीरे धीरे वह दरार स्थिर होकर एक वास्तविक मार्ग में बदल गई। अब बाहरी दुनिया से उस सीक्रेट रेल्म में प्रवेश किया जा सकता था। यह सीक्रेट रेल्म रामपुर पवेलियन और बौद्ध टेम्पल दोनों के संयुक्त नियंत्रण में था। इसे खोलने के लिए दोनों शक्तियों की संयुक्त शक्ति आवश्यक थी। मार्ग खुलने के बाद रामपुर पवेलियन और बौद्ध टेम्पल के कई शक्तिशाली लोग एक के बाद एक वहां पहुंचने लगे। एंसेस्टर, लिटिल एंसेस्टर, बौद्ध टेम्पल के लोग पहुंचने के बाद बूढ़े भिक्षु और विवान को झुककर प्रणाम करने लगे। एंसेस्टर, रामपुर पवेलियन के लोग भी पहुंच गए। रजत और कई युवा शक्तिशाली प्रतिभाएं भी वहां मौजूद थीं। दोनों महान शक्तियों के और अधिक शिष्य लगातार आने लगे। इस समय रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क, बूढ़े भिक्षु और विवान पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। तीनों के चेहरों पर घमंडी भाव थे। वे बोल भी नहीं रहे थे, केवल नाक से आवाज निकाल रहे थे। खासकर विवान ने तो सिर इतना ऊपर उठा रखा था जैसे वह सभी को नीची नजर से देख रहा हो। इसके बाद दोनों पेट्रियार्क पीछे हट गए। अब सीक्रेट पैसेज को संभालने की आवश्यकता नहीं थी। बौद्ध टेम्पल के एबट आगे आए। रामपुर पवेलियन के सेक्ट लीडर भी सामने आए। दोनों सीक्रेट पैसेज के दोनों ओर खड़े हो गए। साथ ही दोनों शक्तियों के अनेक विशेषज्ञ आसपास तैनात हो गए ताकि पूर्ण सुरक्षा बनी रहे। विवान ने रामपुर पवेलियन की दिशा में देखा और उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान उभर आई। फिर वह बड़े कदमों से वहां पहुंच गया। वह सीधे रामपुर पवेलियन के सेक्ट लीडर के सामने जाकर खड़ा हो गया। खांसी, विवान ने हल्की खांसी की और सेक्ट लीडर को घूरकर देखा। सीनियर को प्रणाम, अच्छा बच्चा, विवान संतुष्ट होकर सिर हिलाया और फिर रजत के सामने जा खड़ा हुआ। खांसी, रजत चुप रहा। सीनियर को प्रणाम। अच्छा, विवान ने संतोष से सिर हिलाया और रजत के कंधे पर हाथ रखा। ठीक से व्यवहार करना समझे। रजत गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका मन किसी को पीटने का कर रहा था, लेकिन विवान की वरिष्ठता बहुत अधिक थी, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं समझ गया, रजत ने दांत भींचते हुए कहा। इसके बाद विवान रामपुर पवेलियन के सभी शिष्यों के बीच घूमने लगा। हर किसी के सामने अपनी धाक जमाने के बाद वह वापस बौद्ध टेम्पल लौट गया। रामपुर पवेलियन के सभी लोग अंदर ही अंदर क्रोध से जल रहे थे। उनका मन कर रहा था कि विवान की खाल तक उतार दें। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। विवान आखिर उसकी तरफ क्यों दौड़कर आ रहा था? क्या उसकी आवाज खराब हो गई थी? खांसी खांसी खांसी, विवान लगातार खांसता रहा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का पेट्रियार्क भी चौंक गया।
वह स्वाभाविक रूप से विवान को जानता था और उसकी पहचान से भी परिचित था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि विवान आखिर करना क्या चाहता है। लिटिल एंसेस्टर को प्रणाम। इसी समय विवान के पास खड़े बौद्ध टेम्पल के 2 एल्डर एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और झुककर प्रणाम किया। ये दृश्य सीधे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क के लिए उदाहरण बन गया। विवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हाथ पीछे बांधकर बोला, उठो। धन्यवाद लिटिल एंसेस्टर। दोनों एल्डर धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अब भी अत्यधिक सम्मान दिखाई दे रहा था। आरव पूरी तरह स्तब्ध था। क्या विवान ने पहले नहीं कहा था कि उसे लिटिल एंसेस्टर कहलाना पसंद नहीं? तो फिर अब वह इतना आनंद क्यों ले रहा था? आखिर क्यों? सीनियर को प्रणाम। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब वह समझ चुका था कि विवान क्या चाहता है। भले ही सामने वाला कमजोर दिख रहा हो, लेकिन उसकी पीढ़ी बहुत ऊंची थी। ऊपर से यह बौद्ध टेम्पल का क्षेत्र था और आगे उन्हें बौद्ध टेम्पल के सीक्रेट रेल्म में प्रवेश भी करना था। अगर उन्होंने बौद्ध टेम्पल के इस छोटे पेट्रियार्क को नाराज कर दिया तो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लिए सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करना लगभग असंभव हो जाता। असल में बाकी शक्तियों ने भी विवान को प्रणाम इसी कारण किया था। सब हालात के कारण मजबूर थे। अहम उठो। विवान ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोगों पर गई। सबसे पहले उसकी नज़र लावण्य पर पड़ी। ओह बुरी नहीं हो लड़की। लावण्य स्तब्ध रह गई। आरव भी चुप हो गया। बाकी सभी लोग भी अवाक रह गए। आरव ने विवान की ओर अविश्वास से देखा। क्या यह आदमी पागल हो गया है? क्या इसे अपने ही घर में शर्म भी नहीं आती? क्या इसे बूढ़े भिक्षु के गुस्से से डर नहीं लगता? लावण्य का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह क्रोधित थी, लेकिन उसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सेक्ट पेट्रियार्क तक हाथ जोड़कर सम्मान दे चुका था। उसकी हैसियत ही क्या थी? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का पेट्रियार्क कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में चुप रह गया। सामने वाले की पीढ़ी बहुत ऊंची थी। उन्हें नाराज करना आसान नहीं था। ही सिस्टर, मेरा नाम विवान है। अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा नाम लेना, यहाँ सब काम हो जाएगा। विवान ने छाती थपथपाते हुए बड़े खुले अंदाज में कहा। ठीक ठीक है, धन्यवाद। लावण्य मुश्किल से बोल पाए। ही शर्माओ मत, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। बौद्ध टेम्पल में सब मुझे एंसेस्टर कहते हैं। विवान ने गर्व से कहा। लावण्य का चेहरा बंदर की तरह लाल हो गया। आरव पूरी तरह निःशब्द था। अब उसका खुद को रोकने का मन नहीं कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि जाकर विवान का सिर फोड़ दे, लेकिन वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। विवान ने आखिरकार लावण्य को घूरना बंद किया और बाकी लोगों की ओर देखने लगा। उसकी नज़र धीरे धीरे आरव पर जाकर रुकी। विवान अचानक चौंक गया। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपना गंजा सिर खुजलाया। अजीब, बहुत अजीब। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे आरव के पास जाकर उसका चेहरा दबाने लगा। आरव चुप रह गया। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। बहुत अजीब यह एहसास, कहीं तुम। विवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने खास तरीके से आरव की पहचान समझ ली। उसने प्राइमोर्डियल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल अपनी अंतर्ज्ञान से पहचान लिया था। बाकी लोग भी आरव की ओर देखने लगे। क्या यह आदमी विवान को जानता था? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में किसी को भी आरव की असली पृष्ठभूमि नहीं पता थी। चटाक! आरव ने तुरंत हाथ उठाकर विवान के सिर पर थप्पड़ मार दिया। चुप रहो। मेरा चेहरा कौन छूने को बोला था? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। वो परिचित एहसास, वो परिचित ताकत गलती हो ही नहीं सकती थी। बड़े, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी ऊंची है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरा चेहरा दबाओगे। आरव ने ठंडी निगाहों से विवान को घूरते हुए कहा। विवान एक पल के लिए चौंका, लेकिन तुरंत समझ गया कि आरव क्या कहना चाहता है। माय लिटिल एंसेस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बौद्ध टेम्पल के दोनों एल्डर तुरंत क्रोधित हो उठे। उनके सामने किसी ने बौद्ध टेम्पल के लिटिल पेट्रियार्क के सिर पर हाथ उठा दिया था। ये सीधे बौद्ध टेम्पल का अपमान था। केवल वही नहीं, आसपास मौजूद बौद्ध टेम्पल के बाकी लोग भी क्रोध से भर गए। यहाँ तक कि बौद्ध टेम्पल के सेक्ट लीडर भी सीक्रेट पैसेज संभालना छोड़कर हमला करने का मन बना चुके थे। आखिर वे सभी विवान को लिटिल एंसेस्टर कहकर बुलाते थे। वे बाहरी लोगों को उस पर हाथ उठाने नहीं दे सकते थे।
जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क का चेहरा बुरी तरह बदल गया। बाकी लोग भी दंग रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव इतना दुस्साहसी कदम उठाएगा। सीनियर वो अज्ञानी है और उसने आपको अपमानित कर दिया। सारंग जल्दी सीनियर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क ने जल्दी से हाथ जोड़कर विवान से क्षमा मांगी। सीनियर कृपया शांत हो जाए। सारंग तुरंत घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। बाकी एल्डर भी घबरा गए। आरव की हरकत के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। अगर बात बढ़ गई तो शायद वे सभी यहाँ से जीवित भी नहीं जा पाते। लेकिन आरव चुप रहा। उसकी नज़र लगातार विवान पर टिकी हुई थी। अच्छा, बहुत अच्छा, अचानक विवान ने यही कहा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसका क्या मतलब था? अच्छा मारा। क्या वो थप्पड़ खाकर बेहोश हो गया था? सब लोग विवान को हैरानी से देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटा तानाशाह आखिर क्या सोच रहा था। सीनियर, आपने क्या कहा? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क ने अविश्वास से पूछा। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। लेकिन विवान ने उसे अनदेखा कर दिया। वह सीधे आरव के हाथ पकड़कर उत्साह से बोला, ब्रदर, अभी तुमने जिस तरह मुझे मारा उसने मुझे मेरे प्रिय बड़े भाई की याद दिला दी। अब आरव भी स्तब्ध था। क्या विवान की एक्टिंग सच में इतनी अच्छी थी? वो समझ चुका था कि विवान ने उसकी पहचान ली है, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। लेकिन अब यह आदमी आरव का असली इरादा तो विवान को थप्पड़ मारकर भगा देने का था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने अपने बड़े भाई को बहुत समय से नहीं देखा। मुझे उसकी बहुत याद आती है। ब्रदर, क्यों ना हम शपथ लेकर भाई बन जाएं? विवान ने उत्साह दबाते हुए कहा। शपथ वाले भाई? आसपास के सभी लोग पूरी तरह सुन्न रह गए। बौद्ध टेम्पल के लोग तो पूरी तरह दंग थे। वे अभी विवान के लिए लड़ने को तैयार थे और अगले ही पल विवान किसी के साथ शपथ भाई बनने जा रहा था। शपथ भाई? बौद्ध टेम्पल के एबट ने कुछ बुदबुदाया और फिर उनका चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटिल एंसेस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। बौद्ध टेम्पल के सेक्ट लीडर घबरा गए। उन्होंने सीक्रेट पैसेज तक छोड़ दिया और सीधे विवान की ओर उड़कर आए। लिटिल एंसेस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन विवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अगर विवान सच में आरव के साथ शपथ भाई बन गया तो परिणाम क्या होंगे? इसका मतलब बौद्ध टेम्पल में एक और छोटा तानाशाह पैदा हो जाएगा। लिटिल एंसेस्टर, कृपया ऐसा मत कीजिए। लिटिल एंसेस्टर, हम पर दया कीजिए। कृपया कोई पागलपन मत कीजिए। आसपास के सभी बौद्ध टेम्पल सदस्य घबरा गए। वे लगातार विवान को रोकने लगे। अगर दोनों सच में शपथ भाई बन गए तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यहाँ तक कि छिपकर सब देख रहे बूढ़े भिक्षु के चेहरे तक फड़कने लगे। वह लगभग गुस्से से बेहोश होने वाले थे। लेकिन दूसरी ओर रामपुर पवेलियन का बूढ़ा पेट्रियार्क ये दृश्य देखकर बेहद आनंदित था। विवान जब पागल होता था तब अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता था। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोग भी पूरी तरह स्तब्ध थे। उनकी भावनाएं कुछ ही क्षणों में आसमान से जमीन पर गिर चुकी थीं। अभी कुछ पल पहले वे डर रहे थे कि आरव ने बौद्ध टेम्पल के छोटे पेट्रियार्क को नाराज कर दिया है और वे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल सामने वाला आरव से शपथ भाई बनने की बात कर रहा था। ये कैसी पागल दुनिया थी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? आरव ने विवान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। असल में वह पूछ रहा था, क्या तुम सच में अपने ही लोगों को बर्बाद करना चाहते हो? वे सब तुम्हारे परिवार के लोग हैं। क्या तुम इतने निर्दयी हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। आज से तुम बड़े भाई और मैं छोटा भाई। बड़े भाई, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इतना कहकर विवान सीधे आरव के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सब खत्म हो गया। अब बर्बादी शुरू होगी। क्या ये बौद्ध टेम्पल के दुस्वप्न की शुरुआत है? हे भगवान, बुद्धा, मुझे यहाँ से ले जाओ। जब विवान घुटनों के बल बैठा तब बौद्ध टेम्पल के सभी लोग टूट गए। वे इतने गुस्से में थे कि मर जाना चाहते थे। सभी की निगाहें आरव पर टिक गईं। उनके मन में केवल एक ही चीख गूंज रही थी, घुटने मत टेकना। कुछ लोग तो खुद को रोक भी नहीं पाए। घुटने मत टेकना। तुम हमारे लिटिल एंसेस्टर के साथ शपथ भाई नहीं बन सकते। कोई पागलपन मत करो। यूथ फ्रेंड, शांत हो जाओ। तुम्हारा बौद्ध टेम्पल में स्वागत नहीं है। बौद्ध टेम्पल के लोग पूरी तरह टूट चुके थे और बेतहाशा चिल्ला रहे थे। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोग भी अवाक थे। इतने कम समय में आखिर ये सब कैसे हो गया? उनके पास शब्द नहीं थे।
आरव के होठों पर मुस्कान उभर आए। अगर विवान अपने परिवार को बर्बाद करने से नहीं डरता तो फिर उसे डरने की क्या जरूरत थी। सेकंड ब्रदर, आरव जोर से चिल्लाया और दोनों घुटनों पर बैठ गया। अच्छे भाई, मेरे अच्छे सेकंड ब्रदर। विवान खुशी से पागल हो गया और उसने आरव के हाथ पकड़ लिए। दोनों जोर जोर से हंसते हुए आकाश की ओर देखने लगे। आसपास के सभी लोग स्तब्ध थे। वैम्पायर क्लैन और सेक्रेड बीस्ट रेल्म के लोग भी सुन्न रह गए। क्या ये छोटा भिक्षु पागल हो गया है? लगता तो ऐसा ही है। हे भगवान, अब यह आदमी बौद्ध टेम्पल के पेट्रियार्क की ही पीढ़ी में आ गया। आसपास के सभी लोग स्तब्ध थे। यह विवान सच में निर्दयी था। अंधेरे में छिपे बूढ़े भिक्षु ने दांत भींच लिए, उनका चेहरा लाल पड़ गया। हा 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 हा, बूढ़े गंजे भिक्षु, तुम्हारा छोटा गंजा भिक्षु अब तुम्हें एक छोटा भाई देने वाला है। रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क ने मजाक उड़ाते हुए संदेश भेजा। वह इतना खुश था कि वर्षों में पहली बार उसे इतनी मजेदार चीज देखने को मिली थी। ये दृश्य सच में अद्भुत था। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का पेट्रियार्क अपनी आंखें मलने लगा। वह रिश्तों की गिनती समझने की कोशिश कर रहा था। सारंग अब बौद्ध टेम्पल के लिटिल पेट्रियार्क का शपथ भाई बन गया है, यानी वह उसी पीढ़ी का हो गया। और मैं सारंग का पेट्रियार्क हूं, तो इसका मतलब क्या मैं बौद्ध टेम्पल के बूढ़े पेट्रियार्क का भी पेट्रियार्क बन गया हूं? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी गणना बिल्कुल सही थी और काफी तर्कसंगत भी थी, लेकिन उसी क्षण उसे कई लोगों की हत्या भरी निगाहें महसूस हुई। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का पेट्रियार्क एक पल के लिए चौंक गया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि बौद्ध टेम्पल के लोग आंखें फैलाकर उसे घूर रहे थे और उनके चेहरे बेहद खराब थे। धप! जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पेट्रियार्क ने तुरंत आज्ञाकारी तरीके से अपना मुंह बंद कर लिया। बाकी जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोग भी अपने पेट्रियार्क को सदमे में देखने लगे। उनके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें सच में जीने से ऊब हो गई है? ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर दी? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम बौद्ध टेम्पल से जीवित बाहर नहीं निकल पाओगे? बेशक ये सब वे केवल मन ही मन सोच रहे थे। इस समय सबसे ज्यादा चिंता की बात आरव था। क्या यह आदमी बिल्कुल नहीं डरता कि इतनी लापरवाही से काम करने पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? ब्रदर, हम दोनों तो पहली मुलाकात में ही घुल मिल गए। चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। विवान मुस्कुराया और आरव को खींचकर उठाया, फिर उसे साथ लेकर चल पड़ा। आरव ने उसे नहीं रोका और विवान के साथ चला गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विवान उसे एक नज़र में पहचान लेगा। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल ही क्यों होता, सीधे बौद्ध टेम्पल चला जाता। आरव और विवान को साथ जाते हुए देखकर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोग काफी देर तक स्तब्ध खड़े रहे। कोई भी सामान्य नहीं हो पा रहा था। गिरीश ने अपनी आंखें मल लीं। अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। यह ऐसी चीज थी जिसकी वह तुलना भी नहीं कर सकता था। सरस और बाकी लोग भी पूरी तरह मान चुके थे। इस पर बहस करने का कोई तरीका ही नहीं था। यह बहुत ज्यादा दुस्साहसी था। लावण्य की आंखों में चमक थी और उसके दिल में प्रेम की भावना उभर आई थी। उसका शरीर तक हल्का कांप रहा था। इसे ही कहते हैं चुना हुआ व्यक्ति। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का एक प्रतिभाशाली शिष्य मुंह खोले बुदबुदाया। झटका इतना बड़ा था कि वह अभी तक संभल नहीं पाया था। वे दोनों जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के ही शिष्य थे, फिर दूसरा व्यक्ति इतना असाधारण क्यों था? उसने आखिर किया क्या था? यहाँ आते ही उसने बौद्ध टेम्पल के लिटिल एंसेस्टर के सिर पर थप्पड़ मार दिया और फिर उसी के साथ शपथ भाई बन गया। क्या इस दुनिया में अब कोई न्याय नहीं बचा? क्या ये सब सच में समझ आता है? क्या अब कोई नियम नहीं रहे? आरव को विवान सीधे बौद्ध टेम्पल के लोगों के पास ले गया, लेकिन बौद्ध टेम्पल के लोग अब भी सदमे से बाहर नहीं आए थे। खांसी खांसी खांसी, विवान कुछ देर तक खांसता रहा। लिटिल एंसेस्टर को प्रणाम। सभी लोग एक साथ झुक गए। किसी ने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। बौद्ध नियम बेहद कठोर थे और उनमें पीढ़ी का विशेष महत्व था। यह मेरे बड़े भाई हैं, जानते हो इन्हें क्या कहकर बुलाना है? विवान ने गहरी आवाज में कहा। ब्रदर जू को प्रणाम। कई भिक्षु एक साथ झुक गए, यहाँ तक कि बौद्ध टेम्पल के कई रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म वाले एल्डर भी झुक गए। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह एहसास बहुत अजीब था, लेकिन बहुत शानदार भी। नहीं, ये तो बेहद शानदार था। बड़े भाई संतुष्ट हो? विवान ने मुस्कुराकर पूछा। बुरा नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। आरव ने संतोष से सिर हिलाया।
चलो अब मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। विवान मुस्कुराया और आरव को रामपुर पवेलियन की ओर ले गया। खांसी खांसी खांसी, विवान फिर सूखी खांसी करने लगा। रामपुर पवेलियन का सेक्ट लीडर पूरी तरह निरुत्तर था। अंत में वह आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, सीनियर को प्रणाम, यह मेरे बड़े भाई हैं, जानते हो इन्हें क्या कहना है? विवान मुस्कुराया। सीनियर को प्रणाम, रामपुर पवेलियन के सेक्ट लीडर ने मजबूरी में कहा। उन्होंने आरव और विवान को एक ही पीढ़ी का दर्जा दे दिया। बहुत अच्छा, विवान ने संतोष से सिर हिलाया और आरव को लेकर आगे बढ़ गया। बड़े भाई अब कहाँ जाकर धाक जमानी है, मेरा मतलब कहाँ घूमना है? विवान ने गर्व से कहा। आरव के होठों पर मुस्कान उभर आई। यह एहसास सच में बहुत अच्छा था। अब आसपास बहुत सारी शक्तियां जमा हो चुकी थीं। ये पूरा क्षेत्र अब बौद्ध टेम्पल का इलाका था। यहाँ आरव खुलकर खेल सकता था और किसी भी परेशानी की चिंता नहीं थी। आरव ने आसपास मौजूद अनगिनत शक्तियों पर नजर डाली। जिस भी शक्ति पर उसकी नजर पड़ती उनके शरीर में ठंडक दौड़ जाती। लेकिन आरव को उनमें से अधिकतर में कोई रुचि नहीं थी। आखिर में उसकी नज़र वैम्पायर क्लैन, सेक्रेड बीस्ट रेल्म और सी मॉन्स्टर क्लैन पर पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, केवल होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। विवान तुरंत अपने बड़े भाई के विचार समझ गया। चलो बड़े भाई। विवान आरव को लेकर सीधे सेक्रेड बीस्ट रेल्म की ओर बढ़ गया। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के लोग पूरी तरह चुप हो गए। यह मेरे बड़े भाई हैं, जानते हो क्या करना है? विवान ने ऊंची आवाज में कहा। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के शक्तिशाली लोग बेहद असहज थे, लेकिन अंत में उन्हें झुकना ही पड़ा। सीनियर को प्रणाम, अच्छे बच्चे, आरव ने संतोष से सिर हिलाया। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के वे शक्तिशाली लोग अंदर ही अंदर लगभग पागल हो चुके थे। लेकिन ये जगह गुस्सा दिखाने की नहीं थी। उनके पीछे मौजूद युवा प्रतिभाएं भी दांत पीस रही थीं। उनका मन कर रहा था कि आरव को जिंदा निगल जाएं। लेकिन अभी वे एक कठोर शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चलो बड़े भाई, अब वैम्पायर क्लैन चलते हैं। वैम्पायर क्लैन के शक्तिशाली लोग पूरी तरह चुप हो गए। उन्होंने दूर से ही विवान की आवाज सुन ली थी। वैम्पायर क्लैन, यह मेरे बड़े भाई हैं, समझ गए ना इन्हें क्या कहना है? विवान ने जोर से कहा। सीनियर को प्रणाम। वैम्पायर क्लैन के सभी शक्तिशाली लोगों ने सिर झुका लिया। वे क्या कर सकते थे? इस समय वे बौद्ध टेम्पल के क्षेत्र में थे। झुकने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सीनियर को प्रणाम। अच्छा, विवान और आरव जहां भी गए वहां की शक्तियां भीतर से क्रोध में जल उठीं। उनका मन कर रहा था कि आरव की खाल उतार दें। उन्होंने जीवन में कब किसी रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के छठे स्तर वाले जूनियर को प्रणाम किया था? यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था, पूर्ण शर्म। बेशक अगर उन्हें पता चल जाता कि आरव वही सफ़ेद वस्त्र वाला व्यक्ति है जिसने उनके कई ग्रह लूटे थे, तो शायद वे और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते। हालांकि आरव ने हद पार नहीं की। आखिर उसकी असली पहचान उजागर नहीं हो सकती थी। वह केवल विवान के साथ थोड़ा मज़े कर रहा था। अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो शायद बौद्ध टेम्पल भी उसे नहीं बचा पाता। कुछ ही समय बाद विवान आरव को लगभग पूरे क्षेत्र में घुमा चुका था। अब आरव को आखिरकार विवान की बात समझ आ गई थी। यह एहसास सच में बहुत शानदार था, बेहद शानदार। जहां भी जाओ हर कोई सम्मान दे। विवान ने आरव की इज्जत भी कम नहीं होने दी। उसने बौद्ध टेम्पल के लोगों को आदेश दिया कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोगों का अच्छे से स्वागत किया जाए। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बौद्ध टेम्पल ने स्वाभाविक रूप से आदेश मान लिया। अब जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के हर सदस्य के पास बैठने के लिए कुर्सी थी और वे बौद्ध टेम्पल द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल फ्रूट्स खा रहे थे। सभी लोग बेहद खुश थे। उन्हें अब भी यह सब सपना जैसा लग रहा था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। क्या ये सच में संभव था? कुछ ही समय बाद एक और शक्तिशाली शक्ति वहां पहुंची। इस बार एंशंट बार्बेरियन ट्राइब आया था। अजूर हेवन ओवरलॉर्ड बॉडी से भयानक युद्ध आभा निकल रही थी, जिससे वह भीड़ में सबसे अलग दिखाई दे रहा था। भविष्य में वह एंशंट बार्बेरियन ट्राइब का मुख्य स्तंभ बनना तय था। जब तक वह मरेगा नहीं तब तक वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक बनेगा। उसकी विशेष शारीरिक संरचना के कारण वह आसानी से अन्य सर्वोच्च विशेषज्ञों को भी दबा सकता था। चलो, विवान ने आरव को बुलाया और दोनों सीधे वहां पहुंच गए। सीनियर को प्रणाम,
एंशंट बार्बेरियन ट्राइब के शक्तिशाली लोगों ने सम्मान से झुककर अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे बेहद खराब थे। असल में वे पहले से ही इस स्थिति की कल्पना कर चुके थे। सबसे बड़ी समस्या हमेशा बौद्ध टेम्पल था, और विवान तो बिल्कुल बेशर्म था। हाँ उठो, विवान ने संतोष से सिर हिलाया। आरव ने पास से रौनक को ध्यान से देखा। वो उसे पहले भी देख चुका था जब रौनक और लव लड़ रहे थे। क्या देख रहे हो? रौनक ने भारी आवाज में कहा। आरव की नज़रें उसे बेहद असहज कर रही थीं। उसने ठंडी निगाहों से आरव को घूरा। अब रौनक रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच चुका था। उसकी ताकत बेहद भयावह थी। इस दौरान एंशंट बार्बेरियन ट्राइब ने उसे मजबूत बनाने के लिए अनगिनत संसाधन खर्च किए थे। आरव हल्का हंस पड़ा। उसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवान अचानक गरज उठा। यह मेरे बड़े भाई हैं। तुम मेरे बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? रौनक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। एंशंट बार्बेरियन ट्राइब के बाकी लोग भी दंग रह गए। विवान का बड़ा भाई, वे अभी अभी यहाँ पहुंचे थे और उन्हें आसपास हुई घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक विवान बिल्कुल सामान्य था, फिर अचानक ये बड़ा भाई कहाँ से आ गया? तुम रौनक गुस्से से दांत पीसने लगा। वह स्वाभाविक रूप से विवान की पहचान जानता था। हर बार जब वह लव से लड़ता था, विवान आकर उसे ऐसे देखता था जैसे कोई बंदर का तमाशा देख रहा हो। रौनक का मन हमेशा विवान को पीटने का करता था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। विवान से उलझना आसान नहीं था। अगर उसने हाथ उठा दिया तो शायद बौद्ध टेम्पल उसे कुछ न करे, लेकिन फिर वो सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने का मौका हमेशा के लिए खो देता। ही मेरे बड़े भाई को देखकर झुकते तक नहीं, विवान ने व्यंग्य से कहा। ज्यादा मत बढ़ो, रौनक ने दांत पीसते हुए कहा। निकृष्ट लड़के, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करते हो? विवान ने रौनक की ओर उंगली दिखाकर जोर से डांटा। रौनक गुस्से से लगभग टूटने वाला था। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। तुम एंशंट बार्बेरियंस लोग इसे रोकोगे नहीं? क्या तुम लोगों में कोई शिष्टाचार नहीं बचा? विवान ने एंशंट बार्बेरियन ट्राइब के शक्तिशाली लोगों की ओर देखकर कहा। वे लोग पूरी तरह टूट चुके थे। वे क्या करें? क्या रौनक को रोकें या विवान को मारने दें? बेशक वे ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिरकार मजबूरी में वे रौनक को धीरे धीरे समझाने लगे। उनके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये बौद्ध टेम्पल का लिटिल एंसेस्टर था। यहाँ वे उसे नाराज नहीं कर सकते थे। मुझसे गलती हो गई, रौनक ने दांत पीसते हुए कहा। उसके शरीर से हत्या की भावना फैल रही थी। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। आगे से मेरे बड़े भाई को देखकर रास्ता बदल लेना समझे, विवान ने व्यंग्य से कहा। उसने रौनक की धमकी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार बौद्ध टेम्पल के एबट को खुद आकर विवान को वहां से ले जाना पड़ा। कोई और रास्ता नहीं था। अगर विवान इसी तरह हंगामा करता रहा तो बौद्ध टेम्पल जल्द ही एंशंट बार्बेरियन ट्राइब से युद्ध में उतर जाता। दूसरों की शक्तियों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाला ये छोटा शैतान सच में किसी से नहीं डरता था। लेकिन आरव को ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। कुछ समय बाद विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन भी वहां पहुंच गए। ये दोनों शक्तियां अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थीं और इनके आते ही अनगिनत निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। बेशक उन निगाहों में मजाक और दया दोनों भरे हुए थे। इससे अभी अभी पहुंचे विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग पूरी तरह उलझ गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी विवान आरव को लेकर उनकी ओर बढ़ गया। सीनियर को प्रणाम। दोनों जातियों के शक्तिशाली लोगों ने मजबूरी में झुककर अभिवादन किया। बाहर कहीं और होता तो वे इससे बच सकते थे, लेकिन बौद्ध टेम्पल के क्षेत्र के भीतर वे इससे कैसे बचते? हाँ बहुत अच्छा, यह मेरे बड़े भाई हैं। तुम सब पहले भी मेरे बड़े भाई से मिल चुके हो, है ना? विवान ने संतोष से सिर हिलाया और आरव की ओर देखा। बड़े भाई, विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के शक्तिशाली लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या यह मजाक था? उन्हें रिटर्निंग टू वॉइड रेल्म के छठे स्तर वाले व्यक्ति को प्रणाम करना पड़ रहा था। वे दिल से बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन क्या विवान उन्हें छोड़ने वाला था? तुम लोग मेरे बड़े भाई को नीचा समझते हो। मेरे बड़े भाई को नीचा समझना मतलब मुझे नीचा समझना, और मुझे नीचा समझना मतलब बौद्ध टेम्पल को नीचा समझना। अगर तुम बौद्ध टेम्पल को ही नीचा समझते हो तो यहाँ आए ही क्यों हो? विवान के हर शब्द में दबाव था।
इससे विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग पूरी तरह निरुत्तर हो गए। आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। सीनियर को प्रणाम। सीनियर को प्रणाम। उन्होंने मजबूरी में आरव को प्रणाम किया। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। यहाँ शिष्टाचार का पालन करना अनिवार्य था। ऊंची पीढ़ी का दबाव भी बहुत बड़ा था। आरव हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा और संतोष से सिर हिलाता रहा। यह एहसास सच में बहुत अच्छा था। उसका मन तो और भी आगे बढ़ने का कर रहा था, लेकिन उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। अगर उसकी असली पहचान उजागर हो गई तो स्थिति सच में खराब हो जाती। इसके बाद कुछ छोटे गुट भी वहां पहुंचे। विवान आरव को वहां भी ले जाना चाहता था, लेकिन आरव ने मना कर दिया। मुझे उनमें कोई रुचि नहीं है और मेरा उन गुटों से कोई बैर भी नहीं। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बड़े भाई, विवान ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, बड़े भाई आपको भूख लगी है, क्यों ना आप हमारे बौद्ध टेम्पल का स्वादिष्ट भोजन चखें। ठीक है। आरव ने तुरंत हामी भर दी। विवान सच में बहुत मेहमान नवाज था। वह पूरी कोशिश करना चाहता था कि एक अच्छा मेज़बान साबित हो। उसने तुरंत बौद्ध टेम्पल के लोगों को शोरबा तैयार करने का आदेश दिया। ये खास सूप बेस पर्पल क्लाउड फ्लावर से बनाया जाता था जो बौद्ध टेम्पल में प्रचुर मात्रा में उगता था। उसमें एक अनोखी सुगंध थी। केवल उसकी खुशबू सूंघकर ही लोग मदहोश जैसे हो जाते थे। माय लिटिल एंसेस्टर, ऐसा मत कीजिए। लिटिल एंसेस्टर, यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं। लिटिल एंसेस्टर, कृपया कोई पागलपन मत कीजिए। शोरबा तैयार होने के बाद बौद्ध टेम्पल के शक्तिशाली लोगों ने तुरंत विवान को टेलीपैथिक संदेश भेजकर रोकने की कोशिश की। नहीं, मेरे बड़े भाई यहाँ हैं, हमें उनका अच्छे से स्वागत करना ही होगा। विवान ने हाथ हिलाकर सबको साफ मना कर दिया। जल्दी करो, मेरे खास इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ। आरव की रुचि तुरंत बढ़ गई। विवान सच में बहुत वफादार दोस्त था। उसने पहले विवान के लिए बुद्धा ग्रास की बोली लगाई थी और वह फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। बौद्ध टेम्पल के एल्डर पूरी तरह बेबस थे। जब तक बौद्ध टेम्पल का एबट खुद सामने न आए कोई भी विवान को रोक नहीं सकता था। कुछ देर बाद बौद्ध टेम्पल के एल्डर कई दुर्लभ स्पिरिचुअल मीट्स लेकर आए। इनमें से कई चीजें बाहरी दुनिया में बेहद दुर्लभ थीं। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के लोग ये दृश्य देखकर क्रोध से भर गए, क्योंकि उन मीट्स का बड़ा हिस्सा उनकी ही जाति से आया था। उधर छोटा भिक्षु विवान और आरव आराम से बैठकर खाना खाने लगे। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के लोग फट पड़ना चाहते थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी। बौद्ध टेम्पल के लिटिल एंसेस्टर को नाराज करना सीधे मौत बुलाने जैसा था। आखिर में वे केवल बेबस होकर आरव और विवान को खाते हुए देखते रह गए। अच्छा मांस, सच में बहुत अच्छा मांस, आरव लगातार तारीफ करता रहा। मांस का स्वाद सच में बहुत अच्छा था और पर्पल क्लाउड फ्लावर वाले शोरबे के साथ उसका स्वाद और भी शानदार हो गया था। उसकी सुगंध पूरे तारों भरे आकाश में फैल रही थी और जो भी उसे सूंघता उसके चेहरे पर मदहोशी छा जाती। आरव भी हैरान था। जब मांस खाने की बात आती थी विवान बिल्कुल संकोच नहीं करता था। क्या वो सच में भिक्षु था? चुपके से खा लेना अलग बात थी, लेकिन इतने शक्तिशाली लोगों के सामने खुलेआम खाना क्या सच में ठीक था? बड़े भाई शर्माए मत और खाए, विवान ने गर्मजोशी से कहा। ठीक है। आरव मुस्कुराया, लेकिन विवान को किसी बात की चिंता नहीं थी। उसे आखिर किस चीज का डर होना चाहिए? सम्राट को चिंता नहीं थी, लेकिन सेवक परेशान हो रहे थे। बौद्ध टेम्पल के सभी लोगों के चेहरे लाल पड़ चुके थे। सब खत्म हो गया था। इस लिटिल एंसेस्टर ने बौद्ध टेम्पल की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। अंधेरे में छिपे रामपुर पवेलियन के बूढ़े पेट्रियार्क हंसते हंसते पेट पकड़ चुके थे। उनकी आंखों से आंसू तक निकल आए थे। उनकी शक्ति और स्तर का व्यक्ति इतना खुश हो जाए ये बेहद दुर्लभ बात थी। दूसरी ओर बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क क्रोध से जल रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं, दांत किटकिटा रहे थे और सिर से धुआं तक निकलने लगा था। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोके रखा। वह बाहर नहीं आया। हम उनके जाल में नहीं फंस सकते, बिल्कुल नहीं, अमिताभ। बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क अच्छी तरह समझता था कि विवान ऐसा क्यों कर रहा था। एक कारण आरव से मिलना था, दूसरा कारण ये था कि विवान जानबूझकर बौद्ध टेम्पल की प्रतिष्ठा गिराना चाहता था। अगर अंत में पेट्रियार्क खुद सामने आकर विवान को खींच ले जाता तो विवान के पास सीक्रेट रेल्म में न जाने का वैध बहाना मिल जाता। यही विवान की असली योजना थी।
लेकिन अफसोस, बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसने वाला था। बड़े भाई, स्वाद कैसा है? सच कहूं तो स्वाद काफी अच्छा है, आरव ने गंभीरता से कहा। वो कोशा में भी खाने पीने का शौकीन था, इसलिए वो पूरी योग्यता के साथ यह बात कह सकता था। अफसोस, अगर यहाँ थोड़ा बीफ और डॉग मीट भी होता तो स्वाद और बेहतर हो जाता। आरव ने यादों में खोए हुए अंदाज में आह भरी। उसके मन में पुराने दिनों की यादें तैर गईं। वह बिल्कुल सीक्रेट बीस्ट रेल्म को निशाना बनाकर यह बात नहीं कह रहा था। उसे बस वे दिन याद आ गए जब वह बुल डेमन किंग और चार्ल्स जैसे शक्तिशाली डीमंस का मांस खाया करता था। लेकिन सीक्रेट बीस्ट रेल्म के लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे। वे लगभग फट पड़ने वाले थे। यह उनके लिए अत्यधिक अपमान था। विशेषकर उन दोनों जातियों के युवा प्रतिभाशाली लोग जो सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने वाले थे, उनकी आंखें हत्या की भावना से जल रही थीं। वे तय कर चुके थे कि सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करते ही आरव को सबक सिखाएंगे। नहीं, वे उसे मार डालेंगे। आरव ने उनकी हत्या की भावना महसूस कर ली, लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। ये लोग उसके लिए बहुत कमजोर थे। उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। बड़े भाई खाए, विवान लगातार गर्मजोशी से आग्रह करता रहा। उधर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लोगों को भी स्पिरिचुअल फ्रूट्स दिए गए थे, लेकिन उनके दिल का सदमा अब तक शांत नहीं हुआ था। यह इच्छाशक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि वे इस पूरी स्थिति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ बहुत अविश्वसनीय था। इसी बीच आसपास का शून्य फिर फटने लगा। जैसे जैसे सीक्रेट रेल्म खुलने का समय पास आ रहा था और भी शक्तिशाली गुट आने लगे। फिर रेल्म ऑफ लाइट के लोग पहुंचे। तन्वी, शेरा, जानवी और बाकी लोग भी वहां आ गए। खुशबू कितनी अच्छी है! तन्वी पूरी तरह मोहित होकर हवा सूंघने लगी। सच में बहुत अच्छी खुशबू है, जानवी भी अनजाने में बोल उठी। लेकिन बोलते ही उसे पछतावा हो गया। बदबूदार है, बहुत बदबूदार। वह हमेशा तन्वी के विपरीत बोलती थी। वह तन्वी की बात कैसे मान सकती थी? लेकिन तन्वी बिल्कुल खुश थी और जरा भी नाराज नहीं हुई। फिर सभी की नज़र आरव और विवान पर पड़ी। वे दोनों इतने अलग दिख रहे थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना असंभव था। आरव मुस्कुराया और तन्वी की ओर देखने लगा। उसकी बेटी सच में आ गई थी। उसका मन तुरंत तन्वी के पास जाने का हुआ, लेकिन अभी उसके पास सारंग का चेहरा था और उसे डर था कि अगर उसने अभी अपनी पहचान जाहिर कर दी तो बाद में तन्वी मुसीबत में पड़ सकती है। इसलिए आरव ने खुद को रोक लिया। बड़े भाई, क्या आप उन्हें जानते हो? विवान ने अपना गंजा सिर खुजलाया। नहीं, लेकिन वह काफी सुंदर लग रही है। आरव मुस्कुराया। ओह, तो क्या मैं बड़े भाई के लिए उन्हें बुला लाऊं? विवान मुस्कुराया। उसने पहले आरव, सुनैना और चांदनी को साथ देखा था, इसलिए विवान के दिमाग में आरव एक स्त्रीलोलुप व्यक्ति बन चुका था। हालांकि इससे उसकी भाईचारे की भावना पर कोई असर नहीं पड़ता था। आखिर वह एक भिक्षु था, ये ठीक ही रहेगा। आरव ने थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। विवान तुरंत उनकी ओर चला गया। अगर आरव को पता चल जाता कि विवान उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो शायद वो खुद को पीटने से रोक नहीं पाता। विवान बहुत तेजी से रेल्म ऑफ लाइट तक पहुंच गया। सीनियर को प्रणाम। रेल्म ऑफ लाइट के शक्तिशाली लोग दांत पीसते हुए झुक गए। कोई रास्ता नहीं था। विवान की पीढ़ी बहुत ऊंची थी, लेकिन विवान ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसकी नज़र सीधे तन्वी और जानवी पर गई। अभी आरव उन्हीं दोनों की ओर देख रहा था। दोनों बेहद सुंदर थीं, लेकिन उनमें से कौन थी, विवान तय नहीं कर पा रहा था। फिर उसे याद आया कि आरव पहले दो महिलाओं का पीछा एक साथ कर चुका था, इसलिए उसने दोनों को ही बुला लिया। दोनों देवियों, क्या आप हमारे साथ भोजन करने चलेंगी? विवान मुस्कुराकर बोला। तन्वी और जानवी दोनों चौंक गईं। तन्वी ने दूर खड़े आरव को देखा। वह आकृति उसे बेहद परिचित लगी। यहाँ तक कि चेहरे की बनावट भी आरव जैसी थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वो समझ गई। ठीक है। तन्वी ने तुरंत हामी भर दी। जानवी मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने तन्वी को मानते देखा तो वह कैसे मना करती। ऊपर से सामने वाला बौद्ध टेम्पल का यंग पेट्रियार्क था। मैं भी चलूंगी। ही तो चलो, छोटा भिक्षु हंस पड़ा। तन्वी शेरा की पीठ पर बैठ गई। जानवी भी अपनी सुंदर चाल के साथ दोनों के पीछे चल दी। तीनों सीधे आरव की ओर बढ़ गए। रेल्म ऑफ लाइट के लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यह क्या हो रहा था?
बौद्ध टेम्पल का छोटा भिक्षु आया और रेल्म ऑफ लाइट की 2 सबसे सुंदर महिलाओं को साथ लेकर चला गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरव का मूड बेहद अच्छा हो गया जब उसने तन्वी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन जानवी को देखकर उसका चेहरा फिर अजीब हो गया। ये औरत, बड़े भाई मैं उन्हें ले आया, विवान खुशी से बोला और आरव को आंख भी मारी। ठीक है भाई, आरव ने अजीब भाव से सिर हिलाया। शेरा पूरी तरह स्तब्ध था। यह एहसास बहुत परिचित था। बिल्कुल वही। वह धीरे धीरे आरव के करीब आने लगा। वो उस परिचित एहसास की पुष्टि करना चाहता था। आरव ने तुरंत उसकी पुष्टि कर दी। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर शेरा के लगभग आधे बाल नोच डाले। आऊ! शेरा दर्द से चिल्ला उठा। बाकी लोग कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन तन्वी और शेरा दोनों समझ गए। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह व्यक्ति आरव ही था। इस शेर की एयाल पुरानी हो गई है, इसे समय समय पर नोचना पड़ता है। आरव मुस्कुराकर बोला। तन्वी अभी कुछ कहती उससे पहले जानवी बोल पड़ी। हाँ, इस शेर की एयाल बार बार नोचनी चाहिए। जानवी और तन्वी की कभी नहीं बनी। अब जब उसने आरव को लिटिल गोल्ड के बाल नोचते देखा तो जानवी को अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे यह अजीब तरीके से संतोषजनक लगा, इसलिए वो तुरंत सहमति में बोल उठी। आरव चुप हो गया। शेरा भी पूरी तरह निःशब्द था। तन्वी भी कुछ नहीं बोली। पिता और बेटी एक दूसरे को पहचान चुके थे। इससे जानवी का क्या संबंध था? तीनों ने अजीब नजरों से जानवी की ओर देखा। सबके मन में यही चल रहा था कि यह लड़की सच में थोड़ी मूर्ख है। विवान भी एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। ऊपर से तन्वी और आरव के बीच कुछ समानताएं भी दिखाई दे रही थीं। लेकिन विवान ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिर वह पहले से तन्वी को जानता था। रेल्म ऑफ लाइट की प्रसिद्ध प्रतिभाओं में उसका नाम था। लो इसे खाओ, स्वाद काफी अच्छा है। आरव ने तन्वी के लिए मांस का एक टुकड़ा उठाकर रखा। ठीक है। तन्वी खुशी से खाने लगी। अब जब उसकी बेटी उसके सामने बैठी थी, आरव ने भी खुद को ज्यादा रोकना बंद कर दिया। वैसे भी यहाँ केवल विवान मौजूद था। हालांकि वे लोग सच्चाई जानते थे, लेकिन आसपास मौजूद लोग कुछ नहीं जानते थे। देखो, तन्वी ने सच में उसके हाथ से लिया हुआ खाना खा लिया। हे भगवान, ये सच में काम कर गया। क्या तन्वी को सच में उस आदमी से लगाव हो गया है? आसपास के लोग लगातार चर्चा करने लगे। वे सब युवा पीढ़ी के लोग थे। उनके दिमाग में यह विचार तक नहीं आया कि आरव तन्वी का पिता हो सकता है। वे केवल यही सोचकर टूट गए थे कि तन्वी को आरव पसंद आने लगा है। आखिर तन्वी के चाहने वालों की संख्या कम नहीं थी। हालांकि बहुत लोग असफल होकर हार मान चुके थे, लेकिन अब भी अनगिनत लोग उसे पसंद करते थे। वे सब भीतर से दुखी और क्रोधित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। आरव ने फिर अनगिनत दुर्भावनापूर्ण निगाहें महसूस कीं। इस बार वे पहले से भी अधिक थीं। आरव ने सिरदर्द की तरह आह भरी। कोई क्या करे, उसके जीन्स इतने शक्तिशाली थे कि उसने इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया। कुछ समय बाद और भी शक्तिशाली गुट आने लगे। इस बार यादव फैमिली पहुंची। सुरेश और जैस्मिन भी सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने वाले थे और उनके साथ यादव फैमिली के कई प्रतिभाशाली युवा भी मौजूद थे। खुशबू कितनी अच्छी है, जैस्मिन ने कहा। हाँ दीदी, सच में बहुत अच्छी खुशबू है। सुरेश भी तारीफ करते हुए इधर उधर देखने लगा। वह तन्वी को ढूंढ रहा था और फिर उसने देख लिया। तन्वी एक आदमी के साथ बैठकर हॉट पॉट खा रही थी। सुरेश का चेहरा तुरंत बदल गया। वह गुस्से से पागल हो उठा। तन्वी किसी दूसरे आदमी के साथ बैठकर हॉट पॉट खा रही थी। ऊपर से दोनों का व्यवहार इतना घनिष्ठ था। सुरेश ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। आरव एक पल के लिए चौंका। उसने एक बेहद तीव्र दुर्भावना महसूस की और ऊपर देखा। फिर उसने सुरेश को आते देखा। वह बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? सुरेश गुस्से से गरजा। आरव चुप रहा। तन्वी भी चुप थी। जानवी ने होंठ सिकोड़ लिए। आखिर सुरेश तन्वी का सबसे बड़ा पीछा करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरे बड़े भाई हैं। तुम मेरे बड़े भाई पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? विवान ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। तुम्हारे बड़े भाई? सुरेश तुरंत स्तब्ध रह गया। वो विवान की पहचान अच्छी तरह जानता था। अगर यह विवान का बड़ा भाई था तो मामला गंभीर था। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया।
उसे महसूस हुआ कि स्थिति कुछ ठीक नहीं है। असल में सुरेश ईर्ष्या के कारण अपना दिमाग खो बैठा था। इसी वजह से उसने आवेश में आकर काम किया। जैस्मिन और यादव फैमिली के एल्डर भी तुरंत दौड़ते हुए आए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उन्होंने बिना कुछ पूछे सुरेश की जोरदार पिटाई शुरू कर दी। फिर तुरंत विवान से माफी मांगी। क्षमा कीजिए सीनियर, अगर यह कहीं और होता तो बात अलग थी, लेकिन ये बौद्ध टेम्पल था। यहाँ विवान को नाराज करना मौत बुलाने जैसा था। HMPH रहने दो। विवान ने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन वह सच में नाराज नहीं था। इसके बाद सुरेश को घसीटते हुए वहां से ले जाया गया। उसका चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ था। तन्वी तन्वी, उसकी हालत बेहद दयनीय थी। आरव ने सुरेश को घसीटते हुए जाते देखा और भीतर ही भीतर आह भरी। ये लड़का बुरा नहीं है, बस दिमाग थोड़ा कमजोर है। हाँ, तन्वी ने सिर हिलाया। कुछ समय बाद और भी शक्तिशाली गुट वहां पहुंचे। स्पार्कल पवेलियन के लोग भी आ गए। आरव ने तुरंत सुनैना और चांदनी को देख लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका मूड और अच्छा हो गया। दोनों महिलाओं की कल्टिवेशन भी बढ़ चुकी थी। चांदनी अब रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के पहले स्तर पर पहुंच चुकी थी। सुनैना दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी। उन्हें देखते ही तन्वी और शेरा दोनों बेहद खुश हो गए, लेकिन वे जानते थे कि अभी वे एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। राजन और रवि दोनों महिलाओं के बहुत करीब खड़े थे। विशेष रूप से राजन काफी सक्रिय दिखाई दे रहा था। उसने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया था और उसकी ताकत अब बहुत बढ़ चुकी थी। वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी नींव अभी भी थोड़ी कमजोर थी। स्पार्कल पवेलियन के पास पिल्स की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में पिल्स देकर उसकी कल्टिवेशन जबरदस्ती बढ़ाई थी। सुनैना और चांदनी के पहुंचने के बाद वे भी इधर उधर आरव को ढूंढने लगीं। फिर उनकी नज़र तन्वी पर पड़ी। तन्वी तुरंत चमकदार मुस्कान के साथ उनकी ओर देखने लगी। वे सब समझ गईं कि तन्वी के पास बैठा व्यक्ति शायद आरव ही था। बड़े भाई, क्या मैं उन्हें यहाँ बुला लाऊं? विवान खड़ा हो गया। वो स्वाभाविक रूप से उन दोनों महिलाओं को पहचानता था। पहले ऑक्शन में वो उनसे मिल चुका था। वह जानता था कि आरव और उन दोनों के बीच कोई संबंध है। हालांकि वो असली सच्चाई नहीं जानता था। आरव एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसे याद आया कि उसके पास विवान जैसा भाई मौजूद है। बड़े भाई, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो मैं इसे हाँ समझता हूँ। इतना कहकर विवान तुरंत वहां से निकल गया। आरव भीतर से भावुक हो उठा। ये सच में उसका अच्छा भाई था। तन्वी भी चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान इतना उत्साहित क्यों था। असल में आरव नहीं जानता था कि विवान केवल तमाशा देखने के लिए ऐसा कर रहा था। वो सच में आरव को भाई मानता था, लेकिन साथ ही उसे अपने परिवार को मुसीबत में डालने का भी अजीब शौक था। वो देखना चाहता था कि अगर सुनैना और चांदनी भी यहाँ आ जाएं तो आरव कैसे संभालेगा। बेशक विवान को ये यकीन नहीं था कि वे दोनों आरव को पहचान पाएंगी या नहीं। सीनियर को प्रणाम। विवान को आते देख स्पार्कल पवेलियन के एल्डर तुरंत झुक गए। सबसे परेशान करने वाली स्थिति आखिर आ ही गई थी। बौद्ध टेम्पल का लिटिल एंसेस्टर खुद उनके पास आ गया था। अगर यह कहीं और होता तो वे शायद मना कर सकते थे, लेकिन ये बौद्ध टेम्पल था। विवान ने चांदनी और सुनैना की ओर देखा। अहम, क्या आप दोनों हमारे साथ भोजन करने चलेंगी? विवान मुस्कुराया। पहले वो अपना चेहरा बदल चुका था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वे दोनों उसे पहचान पाएंगी या नहीं। राजन और रवि दोनों भी चौंक गए। उन्होंने विवान को बेहद खराब नजरों से देखा। क्या यह आदमी भी प्रेम प्रतिद्वंदी था? क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी आदमी नहीं देखा? विवान ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही राजन ने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया था, लेकिन विवान को बिल्कुल डर नहीं था। बौद्ध टेम्पल के क्षेत्र में वह किसी से नहीं डरता था। रवि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन राजन गुस्से से भर गया। जब से उसने जागृति पाई थी, पूरा सेक्ट उसे अत्यधिक महत्व दे रहा था। उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब उसे खुलेआम अपमानित किया जा रहा था। क्या हुआ? बोलो, विवान जोर से चिल्लाया। अगर समस्या है तो मुझसे लड़ो। यह मत समझना कि मैं डरता हूँ। राजन भी गुस्से से गरजा। अगर यह कहीं और होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सुनैना उसके सामने खड़ी थी। वह अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें लगता है बुद्ध तुमसे डरता है?
विवान ठंडी हंसी हंसा। स्पार्कल पवेलियन के एल्डर सब घबरा गए। मास्टर अश्विन भी तुरंत पहुंच गए। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। ये बौद्ध टेम्पल था और आगे उन्हें इसी टेम्पल के सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करना था। अगर उन्होंने विवान को नाराज कर दिया तो क्या वे अब भी सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर पाएंगे? ऊपर से यहाँ लड़ाई की बात हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि स्पार्कल पवेलियन के एल्डर कुछ कहते बौद्ध टेम्पल के कई शक्तिशाली लोग वहां पहुंच गए। उनकी आंखें राजन पर जमी हुई थीं। राजन तुरंत शांत हो गया। क्या तुम सच में हाथ उठाना चाहते हो? विवान व्यंग्य से हंसा। तुम्हारा बुद्धा ग्रैंपा तुम्हारे साथ अकेले लड़ लेगा। अगर आज पीछे हट गए तो तुम मेरे पोते हो। राजन पूरी तरह चुप हो गया। अश्विन और बाकी लोग तुरंत विवान को शांत करने लगे। सीनियर कृपया शांत हो जाए। राजन तुरंत माफी मांगो। आखिरकार राजन को झुकना पड़ा। उसने विवान से माफी मांगी। इसके बाद विवान चांदनी और सुनैना को लेकर वापस चला गया। बौद्ध टेम्पल के क्षेत्र में विवान आखिर किससे डरता? वह केवल बौद्ध टेम्पल के पेट्रियार्क से डरता था। अंधेरे में छिपे बौद्ध टेम्पल के एबट अब ये सब देखकर परेशान हो चुके थे। उन्होंने माथे पर हाथ रख लिया और लगातार आहें भरने लगे। जूनियर ब्रदर, क्या तुम थोड़ा सभ्य इंसान नहीं बन सकते? बौद्ध टेम्पल के एबट का सिर दर्द से फट रहा था। उन्हें लगने लगा था कि सीक्रेट रेल्म खुलने तक फायर स्टार रीजन की आधी शक्तियां बौद्ध टेम्पल से दुश्मनी कर लेंगी। उन्होंने तो ये तक सोच लिया था कि अगर बहुत परेशानी हुई तो विवान को सीक्रेट रेल्म में जाने से रोक देंगे। लेकिन अब उन्होंने वो विचार भी छोड़ दिया। ये लड़का बहुत बड़ा ट्रबल मेकर था। सुनैना और चांदनी भी बैठ गईं। आरव बेहद खुश था। उसका मूड और भी बेहतर हो गया। पर्पल क्लाउड फ्लावर वाले हॉट पॉट के चारों ओर जानवी, तन्वी, सुनैना और चांदनी जैसी 4 अद्भुत सुंदर महिलाएं बैठी थीं। साथ में एक भिक्षु और बीच में बैठा आरव। ये दृश्य देखकर अनगिनत लोग जलने लगे। वह आदमी आखिर है कौन? हे भगवान, काश मैं उसकी जगह होता। आसपास के लोग जलन और ईर्ष्या से भर गए। सुरेश तो लगभग टूट चुका था। उसकी पसंद की तन्वी ही नहीं बल्कि 2 और अद्भुत सुंदर महिलाएं भी आरव के साथ बैठी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। विवान ने आगे आकर उसकी बहुत सारी परेशानियां खुद ही सुलझा दी थीं। आओ खाओ, शर्माओ मत, आरव मुस्कुराकर बोला। पास खड़ा विवान भी तुरंत मेजबान बन गया। हाँ और खाओ, खत्म हो जाए तो और भी है। हालांकि विवान भीतर से बहुत चौंका हुआ था। आरव इतने लोगों के बीच भी बिना किसी समस्या के ये सब संभाल रहा था। जैसा उम्मीद थी, उसका बड़ा भाई सच में महान था। अगर विवान को इन लोगों की असली पहचान पता चल जाती तो शायद वो खुद को मूर्ख समझता। सब लोग खाते पीते रहे और माहौल बेहद अच्छा था। आखिर परिवार फिर से एक साथ बैठा था। इसी समय शून्य फिर फट गया। ट्रेजर पवेलियन के लोग आ पहुंचे। लव की सीधी और दृढ़ मुद्रा ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आरव और बाकी लोगों ने भी लव को देख लिया। सभी के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार तुम आ ही गए। लव को आते देख एंशंट बार्बेरियन ट्राइब का अजूर स्काई ओवरलॉर्ड बॉडी रौनक भी उत्साहित हो उठा। उसकी आंखों में असीम युद्ध भावना जलने लगी, यहाँ तक कि उसके आसपास का अंतरिक्ष भी भयावह ऊर्जा तरंगों से कांपने लगा। दोनों पक्ष जन्मजात शत्रु थे। जैसे ही लव पहुंचा, उसकी नज़र तुरंत रौनक पर जा टिकी। दोनों दूर से एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के शरीर से ऐसी शक्ति की आभा निकल रही थी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। दोनों के पास विशेष ब्लड लाइन थी। हर बार मिलने पर वे लड़ने से खुद को रोक नहीं पाते थे। वे एक दूसरे के प्राकृतिक प्रतिद्वंदी थे। लेकिन रौनक को देखने के बाद लव अचानक चौंक गया, क्योंकि उसे आसपास कई परिचित आभाएं महसूस हुईं और कई गर्मजोशी भरी निगाहें भी उसकी ओर देख रही थीं। लव ने सिर घुमाकर उस दिशा में देखा। फिर उसने लोगों के एक समूह को हॉट पॉट के आसपास बैठे देखा। उनमें सुनैना, चांदनी, तन्वी और एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका चेहरा उसके पिता से बेहद मिलता जुलता था। वहीं वो शेर लिटिल गोल्ड भी मौजूद था। लव की आंखें तुरंत चमक उठीं। अब उसका रौनक पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ा जैसे वो तुरंत वहां जाना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल वह रुक गया। अगर वो अभी चला जाता तो शायद उसकी छोटी बहन और दोनों आंट मुसीबत में पड़ जाती। करीब 300 वर्षों के बाद लव अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो चुका था।
कम से कम पहले जैसा आवेगी तो बिल्कुल नहीं था। उधर आरव भी अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। उसने बगल में बैठे विवान की ओर देखा, लेकिन छोटा भिक्षु किसी तरह प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा था। इससे आरव थोड़ा असहाय हो गया। क्या वो सीधे विवान से कहे कि लव को यहाँ बुला लाओ? अगर वो बोलता तो विवान निश्चित रूप से मान जाता, लेकिन असली समस्या ये थी कि फिर आरव लव के साथ अपने संबंध को कैसे समझाता। अब तक विवान केवल महिलाओं को आरव के पास बुलाता रहा था। अगर इस बार वो किसी आदमी को भी बुला लाता तो मामला थोड़ा अजीब हो जाता। ये सोचकर आरव हिचक गया। उधर चांदनी और सुनैना दोनों आरव को देख रही थीं। वे जानना चाहती थी कि आरव आखिर क्या करने वाला है, लेकिन आरव ने हल्के से सिर हिला दिया। उसने सोचा कि वैसे भी सीक्रेट रेल्म खुलने वाला है, इसलिए वो अंदर जाकर ही सबको पहचान लेगा। तन्वी लगातार अपने भाई को देख रही थी। उसका मन बार बार लव के पास जाने का कर रहा था, लेकिन अभी समय सही नहीं था, विशेष रूप से अब जब विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन जैसे शत्रुतापूर्ण गुट मौजूद थे। उनकी पहचान किसी भी हालत में उजागर नहीं होनी चाहिए थी, वरना स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती। लव, तुम मेरी आंखों में देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम डर गए हो? रौनक अचानक आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला। लव एक पल के लिए चौंका और फिर उसकी ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारी आंखों में क्यों देखूं? तुम बहुत घमंडी हो। इस बार सीक्रेट रेल्म के अंदर मैं तुम्हें जरूर दबा दूंगा। रौनक ने ठंडे स्वर में कहा। उसने पहले ही फैसला कर लिया था। इस बार सीक्रेट रेल्म के भीतर उसे लव को खत्म करने का मौका ढूंढना ही होगा। वह सबको साबित करना चाहता था कि हेवनली टायरेंट बॉडी ही सबसे शक्तिशाली फिजीक है और उसका शरीर सबसे मजबूत है। ही अगर इतना आत्मविश्वास है तो कोशिश कर लेना। लव हल्के से मुस्कुराया। अभी उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने अभी अपनी छोटी बहन और दोनों आंट को देखा था, इसलिए उसे रौनक की उकसाने वाली बातें बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थीं। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर बेहद उत्साहित थे, हालांकि वे थोड़ा निराश भी थे, क्योंकि उन्हें अजूर हेवन ओवरलॉर्ड बॉडी और एंशिएंट डेसोलेट सेंट बॉडी की लड़ाई देखने को नहीं मिली। उधर विवान तो दोनों की आवाज़ सुनते ही उत्साह से खड़ा हो गया। तुम दोनों अभी लड़ क्यों नहीं लेते? मैं अरेना तैयार कर देता हूँ। विवान जोर से चिल्लाया। रौनक स्तब्ध रह गया। लव भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। दोनों प्रतिभाशाली युवाओं ने विवान की ओर अजीब नजरों से देखा। रौनक को लगा कि विवान शायद हमेशा की तरह पागल हो गया है, लेकिन लव के लिए स्थिति अलग थी। विवान अभी उसकी दोनों आंट और छोटी बहन के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इससे लव के मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगे। उसे अब तक यह नहीं पता था कि उसका पिता पुनर्जीवित हो चुका है। हालांकि विच गॉड क्लैन, अननोन क्लैन और ब्लड क्लैन जैसे बाहरी गुटों के ग्रह लगातार लूटे जा रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब कौन कर रहा है। विवान की इस चिल्लाहट के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। कितना उबाऊ है, विवान ने होंठ सिकोड़कर वापस बैठते हुए कहा। फिर वो आरव और बाकी लोगों के साथ फिर हॉट पॉट खाने लगा। और सच कहें तो पर्पल क्लाउड फ्लावर वाला शोरबा वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। इन पर्पल क्लाउड फ्लावर्स में से कुछ मुझे भी दे देना, मैं साथ ले जाऊंगा। आरव ने विवान की ओर देखकर कहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विवान तुरंत मान गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आरव क्या सोच रहा है, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि आरव के मन में जरूर कुछ शरारती विचार चल रहे हैं। कुछ देर बाद बौद्ध टेम्पल का एक एल्डर आरव को स्टोरेज रिंग देकर गया। उसके भीतर पर्पल क्लाउड फ्लावर्स भरे हुए थे। धन्यवाद अमिताभ। समय धीरे धीरे बीतता गया और भी शक्तियां वहां पहुंचती रहीं। आरव लगातार चारों ओर देख रहा था। वह ये जानना चाहता था कि सेंट स्पीक के लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। क्या देख रहे हो? जानवी ने अचानक पूछा। किसी कारण से उसे आरव की आभा बेहद परिचित लग रही थी। आखिर उसका पहले आरव से थोड़ा संपर्क हो चुका था, इसलिए ये परिचित एहसास होना स्वाभाविक था। कुछ नहीं, आरव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह जानवी से आखिर क्या कह सकता था। उधर सुनैना और चांदनी दोनों आरव के मन की बात समझ चुकी थीं और हल्के से मुस्कुरा रही थीं, लेकिन ये दृश्य दूर बैठे रवि और राजन को भीतर तक जला रहा था। यह उनके लिए अत्यधिक अपमान था। जिस महिला पर उनकी नज़र थी वह अब किसी दूसरे आदमी के साथ बैठकर हॉट पॉट खा रही थी।
और वे केवल दूर बैठकर देख सकते थे। विशेष रूप से राजन अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया था और अब स्पार्कल पवेलियन का नंबर एक प्रतिभाशाली युवक बन चुका था। हाँ, एपिसोड थोड़ा डिले हो गया था, बाकी अल्टरनेट एपिसोड हम लोग देते रहेंगे, कोई ना कोई एपिसोड हम लोग हर दिन दे रहे हैं और कंप्लीट सीरीज़ कर देंगे हम लोग बहुत जल्दी। आप लोग मेंबरशिप के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9140167849। आपको पोस्ट में मिल जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। कुछ सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ हो गई हैं, वो भी आपको कंप्लीट सीरीज़ तुरंत मिल जाएंगी। कुछ ऑन गोइंग है जो कि 600 रुपये की आप मेंबरशिप लोगे उसमें मिल जाएगी, और कुछ नई सीरीज़ हैं 3-4, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। लिंक आपको मिल जाएगा मेरा कम्युनिटी पोस्ट पे, आप मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लिंक्स। बाकी हम लोग एपिसोड देते रहेंगे अल्टरनेट एपिसोड्स को, और यूट्यूब पे भी हम लोग कंप्लीट स्टोरीज डालेंगे, एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएंगी सारी स्टोरीज। और कुछ नई सीरीज़ के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है।